आज की कहानी का नाम है गुनाहों की रात। हर गांव की कोई न कोई कहानी होती है, पर पलाशपुर की कहानी अब तक किसी की जुबान तक नहीं पहुंची, क्योंकि जिसने भी इसे छेड़ा या तो मर गया या फिर गायब हो गया। उस रात पलाशपुर की हवाओं में चीखे नहीं, राज तैर रहे थे। अब बदले की दस्तक शुरू हो चुकी थी, क्योंकि गुनाह कभी नहीं मरते, वो वक्त आने पर अपनी रात चुनते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे बताना ना भूलें कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था पलाशपुर। दिन में बेहद खूबसूरत, पर रात होते ही वो गांव जैसे सांसें लेना बंद कर देता। घर के दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर पर्दे खिंच जाते और पूरा गांव एक डर से सिमट जाता। हर साल 5 अगस्त की रात गांव में कोई न कोई गायब हो जाता था। न खून, न चीख, न कोई निशान। बस एक इंसान अचानक से हवा में गुम हो जाता। पुलिस ने कई बार तहकीकात की, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा, कुछ नहीं मिला। अज़रिया खान, दिल्ली में रहने वाली 26 साल की लड़की, अपने पॉडकास्ट चैनल सुनो सच्चाई से पूरे देश में मशहूर थी। वो ऐसे केस लेती थी जो आज तक अनसुलझे थे। उसके चैनल पर हर हफ्ते हजारों लोग आते, सच्चाई की तलाश में। एक दिन उसे किसी अनजान नंबर से एक वॉइस मैसेज मिला। अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो पलाशपुर आओ, जहाँ गुनाहों की रात अपने गुनहगार खुद चुनती है। वो आवाज़ मर्द की थी, मगर बेहद डरावनी। अज़रिया को लगा जैसे किसी ने उसकी रगों में खौफ भर दिया हो। वो जानती थी कि उसे अगली कहानी मिलने वाली है। वो अपने रिकॉर्डर, लैपटॉप और कैमरा लेकर पलाशपुर के लिए निकल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था, पहाड़ी रास्ते, घने जंगल और हर मोड़ पर खामोशी। गांव में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि हवा भारी है। वहाँ के लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। कोई उसका स्वागत नहीं कर रहा था, कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बाबा गंगाराम, बेटी क्यों आई हो यहाँ? जानती नहीं, जो भी गुनाह छुपाने आता है वो यहाँ ही रह जाता है। अज़रिया चौंकी। उसने पूछा, गुनाह? मैं तो बस एक कहानी सुनने आई हूँ। बाबा धीरे से बोले, गुनाहों की रात बस एक रात होती है, लेकिन उस रात की सज़ा उम्र भर चलती है। गांव से ठीक किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, टूटी सी, पर जैसे किसी की नज़रों में जिंदा। गांव वाले उस हवेली को रूहों का कोठा कहते थे। अज़रिया ने उसी हवेली में रहने का फैसला किया। वहाँ किसी होटल की सुविधा नहीं थी और वो ये केस नज़दीक से समझना चाहती थी। रात ठीक 11 बजे जब वो अपने रिकॉर्डर से नोट्स ले रही थी, तभी कमरे की दीवार पर लगे शीशे में उसे कुछ दिखा। एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाली। लेकिन जैसे ही वो पलटी, वहाँ कोई नहीं था। अज़रिया ने अपने पुराने दोस्त डॉक्टर आदित्य शर्मा को कॉल किया। वो उसका मेंटल हेल्थ कोच था। मुझे कोई वहम तो नहीं हो रहा? उसने पूछा। आदित्य ने बस एक सवाल किया, क्या तुम 5 अगस्त को पैदा हुई थी? वो चुप हो गई। हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी 5 अगस्त थी। अगली सुबह जब नज़रिया ने अपनी रात की रिकॉर्डिंग चेक की, तो जो उसने सुना, उसका दिल कांप गया। वो खुद बोल रही थी, लेकिन शब्द उसके नहीं थे। वो उसने कभी कहा ही नहीं था। मैं अपनी कहानी बताने आई हूँ, क्योंकि जो लड़की हर साल गायब होती है वो मैं हूँ। हर इंसान के अंदर एक कोना ऐसा होता है जहाँ वो खुद से भी डरता है। अज़रिया ने बार बार रिकॉर्डिंग सुनी। आवाज़ उसी की थी, टोन, लहजा, हर शब्द में उसका ही अक्स था। पर वो जानती थी, उसने ये कभी नहीं कहा। उसे शक हुआ, कहीं कोई उसकी आवाज़ की नकल तो नहीं कर रहा। मगर रिकॉर्डिंग में एक और चीज़ थी, पीछे घड़ी की टिक टिक और दीवार पर लगे घंटे की आवाज़। ठीक वही जो उस कमरे में रात 11 बजे हुआ था। मतलब ये रिकॉर्डिंग्स उसी कमरे में हुई थी, पर किसने की? अज़रिया को हवेली के एक कमरे में एक पुरानी अलमारी मिली। खोलते ही ढेरों किताबें, फटी पुरानी डायरी, सब निकल पड़ी। उसने एक किताब उठाई। उसके ऊपर धूल जमी थी। नाम लिखा था, गुनाहों की रात 1985। उसने पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना, 5 अगस्त 1985। वो पहली रात थी। कोई आया नहीं था,
मगर कोई गायब ज़रूर था। और जब गांव वालों ने ढूंढा तो सिर्फ कपड़े मिले, इंसान नहीं। गांव वाले कहते हैं वो लड़की खुद हवेली में गई थी और हवेली ने उसे निगल लिया। अज़रिया के रोंगटे खड़े हो गए। हर साल 5 अगस्त को एक नाम इस किताब में जुड़ा था 1985 रुचिका, 1986 फलकनाज, 1987 तंजीला, 2022 साइमा परवीन। अब 2025 था। क्या 2023 और 2024 मिसिंग थे? उसने पन्ने पलटे। दोनों सालों के पन्ने फाड़े गए थे। डॉक्टर आदित्य शर्मा ने उसे दोबारा कॉल किया। तुम्हें कुछ याद आने लगा है ना? क्या मतलब? अज़रिया चौंकी। तुम ये कहानी पहली बार नहीं कर रही हो अज़रिया। पलाशपुर तुम्हारा अतीत है। उसे तुमने दबा दिया था। उसकी आवाज़ बदली नहीं, मगर उसमें एक डर छुपा था। क्या तुमने कभी अपने बचपन की कोई तस्वीर देखी है? अज़रिया चुप रही। सच में उसे बचपन की कोई याद नहीं थी। अगली रात अज़रिया ने हवेली के एक और कमरे का दरवाज़ा खोला, बहुत पुराना और बंद सा। अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई, दीवारें काली थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर रंगा हो। मगर एक कोना साफ था और उस पर कुछ लिखा था, जैसे किसी नाखून से खुदा हो। मैं यहाँ थी और अब हर साल कोई मेरी जगह लेने आता है, क्योंकि गुनाह सिर्फ वो नहीं होता जो तुम करते हो। गुनाह वो भी होता है जिसे तुम चुपचाप होते देखते हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। दीवार पर कोई था। किसी ने ये खुद लिखा था। वो यहाँ से भागना चाहती थी, मगर तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना था। उसमें उसका चेहरा दिख रहा था, मगर उसके साथ एक और चेहरा उसी की शक्ल का, मगर आंखें लाल, होठ कटे हुए और मुस्कान बहुत डरावनी। वो आईने में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अज़रिया पीछे हटी, लेकिन आईने में उसका चेहरा करीब आ गया। वो चिल्लाई, तू कौन है? आईने से आवाज़ आई, मैं वो हूँ जो तुमने कभी बनना नहीं चाहा, लेकिन तुम्हारा सच यही है। कमरे का दरवाज़ा खुल गया। अज़रिया बाहर आई, पसीने से तर कांपती हुई। उसे एक बात समझ आने लगी थी, ये केस नहीं, ये उसकी ज़िंदगी है। उसने बाबा गंगाराम से मिलने का फैसला किया। बाबा पहले से बैठे थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि वो आएगी। बोलो बेटी, क्या जानना चाहती हो? सच, अज़रिया ने कहा। बाबा ने एक तस्वीर निकाली, पुरानी धुंधली सी। उसमें एक बच्ची थी, करीब 4 साल की, चेहरा बिल्कुल अज़रिया जैसा। ये कौन है? कांपते हुए अज़रिया ने पूछा। ये तुम हो, और ये हवेली तुम्हारा घर था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। 5 अगस्त 2004, 20 साल पहले, हवेली में एक महफिल लगी थी। अमीरों का जमावड़ा था, लेकिन रात के अंधेरे में एक बच्ची की चीखें गूंजी थीं। उस रात एक गुनाह हुआ था। उस मासूम बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, क्योंकि किसी बड़े आदमी ने उस पर बुरी नज़र डाली थी। हवेली के मालिकों ने उसे बचाने की जगह उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। वो बच्ची अज़रिया थी। आदित्य ने उसे इलाज के नाम पर हिप्नोसिस से उसके दिमाग से वो रात की यादें मिटा दी थी, क्योंकि आदित्य उसी पार्टी में था। वो नहीं चाहता था कि अज़रिया को वो सब याद आए। पर अब हवेली, वो कमरा, वो आईना, सब उसकी यादें जगा रहे थे। अज़रिया ने उस रात की पूरी कहानी रिकॉर्ड की। आज मैं सच बोलूँगी, अगर मैं सुबह तक जिंदा रही तो ये कहानी पूरी होगी, वरना समझ जाना, गुनाहों की रात ने अपना अगला शिकार चुन लिया है। हर इंसान को लगता है कि वो निर्दोष है, जब तक उसकी रूह अपने ही सामने खड़ी ना हो जाए। 5 अगस्त की सुबह हवेली में सन्नाटा पसरा था। अज़रिया का चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में एक जिद थी, सच जानने की जिद। उसे अब यकीन था, इस हवेली में सिर्फ भूत नहीं, बल्कि उसका अतीत जिंदा था। हर दीवार, हर कोना, हर चीख एक कहानी कह रही थी। वो उस कमरे में पहुंची जहां आईना था, मगर अब वहां आईना टूट चुका था। उसके टुकड़ों में भी अज़रिया अपनी ही शक्ल देख रही थी, कभी मासूम, कभी खून से सनी। कमरे के फर्श पर उसे एक पुराना कैमरा मिला। वो शायद किसी ज़माने में सीसीटीवी जैसा इस्तेमाल होता था। किसी तरह उसने उसका डेटा कार्ड निकाला और अपने लैपटॉप में डाला। वीडियो चला। हवेली की वही पार्टी, लोग हंस रहे थे, शोर शराबा, म्यूजिक।
پھر ایک ایسا کونا دکھا جہاں ایک بچی اکیلی بیٹھی تھی۔ پھر ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ صاف نہیں دکھا مگر اس کا ہاتھ عدت کی گھڑی والا ہاتھ تھا۔ عذریہ کی سانسیں رک گئیں۔ تو ہی تھا؟ تو نے دیکھا؟ تو نے چپی اوڑھ لی۔ عذریہ نے عدت کو کال کیا۔ تمہارے لیے یہ بس ایک کیس تھا لیکن میرے لیے وہ رات میرا بچپن کھا گئی تھی۔ عدت چپ رہا۔ تم نے مجھے بھلا دیا کیونکہ تمہیں ڈر تھا کہ میں سب بتا دوں گی۔ نہیں، عدت کی آواز آئی، میں نے تم سے محبت کی تھی اس لیے تمہیں اس اندھیرے سے بچانا چاہا مگر میں نہیں بچ سکی عدت۔ اب حویلی تمہیں بھی نہیں بخشے گی۔ فون کٹ گیا۔ بابا گنگا رام عذریہ سے دوبارہ ملے۔ بیٹی، سزا تب پوری ہوتی ہے جب گنہگار اپنے گناہ مان لے، اور اگر وہ نہ مانے؟ عذریہ نے پوچھا۔ بابا نے دھیرے سے کہا، تو روحیں خود فیصلہ کرتی ہیں اور آج کی رات فیصلہ ہوگا۔ رات کا پہلا گھنٹہ۔ حویلی جاگ گئی۔ رات ٹھیک 12 بجے۔ حویلی کی دیواریں دھیرے دھیرے کانپنے لگی۔ ہر دروازہ جو دن میں کھلا تھا اب اپنے آپ بند ہونے لگا۔ عذریہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ایک ہاتھ میں ریکارڈر، ایک ہاتھ میں اپنی ڈائری لیے۔ بجلی چلی گئی اور حویلی کی سیڑھیوں پر آتی کسی کے پیروں کی آواز۔ عذریہ کمرے سے باہر نکلی، سر میں درد، آنکھوں میں صرف ایک سوال، کون ہے؟ سیڑھیوں پر ایک سفید سایہ نظر آیا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا۔ عذریہ نے آواز دی، رکو۔ سایہ پلٹا، چہرہ سامنے آیا، وہ خود تھی۔ میں؟ اس نے خود کو دیکھا، لیکن یہ وہ نہیں تھی۔ یہ لڑکی وہ لڑکی تھی جو ہر سال غائب ہوتی تھی۔ وہ لڑکی بولی، تو بھول گئی پر میں نہیں، تو آگے بڑھ گئی پر میں یہیں رک گئی۔ میں ہر سال آتی ہوں اس گناہ کو یاد دلانے جو کسی نے کیا اور کسی نے دیکھا۔ تو بھی انہی میں سے تھی عذریہ۔ عذریہ چیخ پڑی، میں بچی تھی، میں کچھ نہیں کر سکی۔ وہ مسکرائی، مگر تو چپ رہی، اور وہ چپی ہی سب سے بڑا گناہ تھی۔ کمرے میں اب 2 آئینے تھے، ایک میں عذریہ تھی آج کی، دوسرے میں وہی لڑکی جو اتیت تھی، دونوں آمنے سامنے۔ تو سچائی سے بھاگتی رہی، اب وقت ہے سامنا کرنے کا۔ آئینے ٹوٹ گئے، ہر ٹکڑا زمین پر گرا، اور ہر ٹکڑے میں الگ الگ چہرے تھے، رچیکا، سائمہ، تنزیلہ، ہر سال کی غائب ہوئی لڑکیاں۔ کمرے کے کونے سے دھواں اٹھنے لگا، دیواروں سے آگ کی لپٹیں نکلیں، حویلی جلنے لگی مگر بنا کسی کے آگ لگائے۔ ہر گناہ جو ان دیواروں نے دیکھا تھا زندہ ہو گیا تھا۔ عذریہ بیچ میں کھڑی تھی، جلتے اتیت اور جلتی پہچان کے بیچ۔ اگلی صبح گاؤں کے باہر ایک لاش ملی، ڈاکٹر عدت شرما کی، چہرے پر خروچیں، آنکھیں کھلی ہوئی جیسے مرتے وقت اس نے کچھ دیکھا ہو۔ پاس میں ایک پرچی پڑی تھی، جو چپ رہے اب ان کی آوازیں گونجیں گی۔ عذریہ نے دلی لوٹ کر ایک چینل پر آخری ایپیسوڈ ریکارڈ کیا۔ میں عذریہ خان آج ایک کہانی پوری کرنے آئی ہوں، اور اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ گناہ صرف کرنے والا نہیں، گناہ دیکھنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، اور جو سچائی سے بھاگتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ ان کی روحیں پلاش پور کی حویلی میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی ہیں۔ اب ہر 5 اگست کو وہاں کوئی غائب نہیں ہوگا۔ آخری سوال، کیا سچ میں حویلی کا راج ختم ہو گیا، یا کیا اگلے سال کوئی اور اپنی سزا بھگتنے آئے گا؟ کیونکہ گناہ جب تک یاد ہے اس کی راتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے پوری کہانی سن لی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، پوشیدہ محبت، اور اگر آپ چاہتے ہیں میں کہانی کا پارٹ 2 لے کر آؤں تو مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں۔